संयोजक, संचालक, बहुआयामी प्रतिभा के धनी सिद्धेश्वर जी, इस मंच के माध्यम से सिद्धेश्वर जी लघु कथा को जो गंभीर रचनाशीलता से जोड़ रहे हैं और देश के तमाम रचनाकारों को इससे जुड़ने के लिए अभिप्रेरित कर रहे हैं, ये एक बहुत अच्छी बात है, एक अच्छा अभियान है इनका, इसका स्वागत है। अभी डॉक्टर मंजू सक्सेना ने अपनी 6 लघु कथाओं का पाठ किया। रचनाकार चाहे इस विधा में रच रहा हो, दृष्टि की बड़ी महत्ता है। वह अपनी रचनाओं के माध्यम से कहना क्या चाहता है। तो इस संदर्भ में मैं यह कहना चाहता हूं कि डॉक्टर मंजू सक्सेना का दृष्टि फलक बहुत ही व्यापक है और इनकी दृष्टि संपन्नता हर लघु कथा में दृष्टिगोचर होती है। ये एक बहुत बड़ी बात है। आज अधिकांश लोग रचनाएं लिख रहे हैं या कहिए गढ़ रहे हैं, लेकिन उन रचनाओं में समाज के प्रति उनका कोई दृष्टिकोण नजर नहीं आता। इन लघु कथाओं में एक तरफ सामाजिक रूढ़ियों पर प्रहार है, वहीं एक स्त्री के रूप में ये समाज में फैली भ्रांतियों को, पुरुष शासित समाज की मानसिकता को बहुत गहरे अभिव्यक्त कर रही हैं और अभिव्यक्ति ऐसी है इनके तर्क तेवर के द्वारा, जहां लघु कथा खत्म होती है, श्रोता या पाठक अंतर मंथन के लिए विवश हो जाता है। देखिए, पहली लघु कथा हक, एक दिव्यांग पोलियोग्रस्त लड़की जिसने उस बूढ़े व्यक्ति की सेवा की, लेकिन समाज में उसको कोई सहारा देने वाला नहीं है। लेकिन उस सेवानिवृत्त वरिष्ठ नागरिक ने जो निर्णय लिया, समाज की नजर में भले वो कोई अच्छी बात न हो, लेकिन उसने साबित कर दिया कि सही अर्थों में उसका दायित्व क्या होना चाहिए। एक ये दिव्यांग विमर्श के रूप में भी इसको ले सकते हैं। एक दिव्यांग बेसहारा लड़की को पारिवारिक पेंशन मिले और उसका जीवन सुरक्षित हो जाए, इसके लिए कितना बड़ा कदम उस व्यक्ति ने उठाया है। इनकी लघु कथाओं की खासियत ये भी है कि बहुत मजबूती के साथ वो अपनी बात रखती हैं और बिना किसी लाग लपेट के वे इन रचनाओं के माध्यम से बहुत ही
एक तरफ अनुभूति की तीव्रता है और वहीं अभिव्यक्ति के तल्ख तेवर भी हैं। तो ये बहुत बड़ी खासियत है इनकी लोक कथाओं की। और रसीद जिसकी चर्चा सिद्धेश्वर जी ने शुरू में ही की, वो समाज में अक्सर होता है। ये हमारा जो पुरुष प्रधान समाज है वो गृहिणी की महत्ता को नहीं समझ पाता, लेकिन इन्होंने इस छोटी सी लघु कथा के माध्यम से एक बहुत बड़ा सवाल छोड़ा है। आज रिश्ते नातों को भी हम बाजार की दृष्टि से देखते हैं। बाजारवाद का असर है, लेकिन एक गृहिणी की क्या महत्ता है, इस छोटी सी लघु कथा में इन्होंने साबित कर दिया है। एक और लघु कथा बेटी बहू के माध्यम से कही गई है। आज अक्सर संभ्रांत परिवारों में ये देखा जाता है कि घर में जब बहू आती है तो वे कहते हैं कि मैं इसको बेटी की तरह रखूंगा, लेकिन नजरिया तो वही रहता है, दृष्टिकोण में कोई बदलाव नहीं आता। और एक तरफ बहू प्रताड़ित हो रही है और समाज में दिखा रहे हैं कि मैं तो इसको बेटी की तरफ रख रहा हूं। तो ये बहुत बड़ा प्रहार किया है इन्होंने, नावक के तीर की तरह। बेटी की तरह क्यों? मैंने अपनी बेटी को जो संस्कार दिया वो मायके का संस्कार है, और जब वो ससुराल जा रही है तो सास बहू का संस्कार दे। बिल्कुल नई बात कही है इन्होंने, और इसकी बहुत जरूरत है आज के समाज में। एक लघु कथा उन्होंने जो आखिर में पढ़ी, मानवेतर विषय को लेकर ममत्व, एक चूहिया के माध्यम से परिवार में रिश्ते नातों की जो अहमियत है, अपनी संतान के प्रति जो मोह है, उसकी बड़ी अनुभूति परक अभिव्यक्ति दी इन्होंने। इनकी हर लघु कथा संदेश मूलक है, और इनकी लघु कथाओं में स्त्री के पक्ष को बहुत ही दमदार ढंग से रखा गया है। एक तरफ अनुभूति की तीव्रता है, वहीं दूसरी ओर सूक्ष्म कथानक को इन्होंने नावक के तीर की तरह प्रस्तुत किया है, जो कहीं चोट करती है तो कहीं अंतर मन में कचोटती रह जाती है। तो चोट और कचोट से लैस है इनकी लघु कथाएं। अभी तो मैंने जो इनकी लघु कथाएं सुनी, उनके आधार पर मैं अपनी एक त्वरित प्रतिक्रिया दे रहा हूं, और मुझे पूरा विश्वास है कि इनकी लघु कथाएं जो लीक से हटकर हैं और बहुत सहज ढंग से बड़ी बात कहने की क्षमता रखती हैं, इनका सबके हृदय में हार्दिकता से
स्वागत होगा और ऐसी रचनाएं देर तक हमारे अंतर्मन को उद्वेलित आंदोलित करती रहती हैं। तो इस उद्वेलन आंदोलन में ही इनकी सार्थकता सन्निहित है। बहुत मैं बहुत धन्यवाद। इन्हें हार्दिक बधाई और अपनी शुभकामनाएं देता हूं और उम्मीद करता हूं कि जो रचनाकार इस मंच पर आज जुड़े हैं उन्हें भी इनकी लघु कथाएं अभिप्रेरित करेंगी। बिल्कुल नए विषयों को इन्होंने उठाया है और रिश्ते नाते परिवार समाज के माध्यम से मूल्यों की बात की है इन्होंने। तो ये मूल्य परक लघु कथाएं हर व्यक्ति के लिए हृदयग्राही हैं, मर्मस्पर्शी हैं और उद्वेलन से भरी हुई हैं। मैं इन्हें एक बार फिर हार्दिक बधाई देता हूँ। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद हमारे आज के अध्यक्ष श्री भगवती प्रसाद द्विवेदी जी। हमें उम्मीद नहीं थी कि त्वरित समीक्षा में आप इतनी बढ़िया समीक्षा कर पाएंगे। इतनी बढ़िया, यह आपकी खूबी है, आपकी विशेष खूबी है कि आप तुरंत सुनते हैं और इतनी अच्छी समीक्षा दे जाते हैं। मुझे उम्मीद नहीं थी, लेकिन उस उम्मीद को आपने पूरा कर दिया। और जितने लोग सुन रहे हैं, निश्चित तौर पर मैं कहता हूं कि हमारी यह जो गोष्ठी होती है यह पाठशाला है। आपने जैसा कहा भी कि अन्य लोक कथाकार लोग भी जो इससे जुड़े हुए हैं उन्हें इन लोक कथाओं से प्रेरणा लेनी चाहिए, कैसे अंत हो, कैसे शुरुआत हो। बहुत सारे लोग हमसे बाद में पूछते हैं कि सिद्धेश्वर जी, लोक कथा का अंत कितने कैसी होनी चाहिए, काल दोष हम कैसे बच सकते हैं, लोक कथा का आकार कितनी बड़ी होनी चाहिए। तो उन सब के लिए उदाहरण के रूप में पेश करना ज़्यादा सार्थक होता है सैद्धांतिक रूप से कहने की अपेक्षा। जैसा कि डॉक्टर मंजू सक्सेना की आज लोक कथाएं जो प्रस्तुत हुई, तो इन लोक कथाओं को सुनकर पढ़कर भी हम इस बातों को समझ सकते हैं। उनकी लोक कथाओं को हम अलग से सोशल मीडिया पर भी डालेंगे ताकि लोग उसको पढ़ के भी समझ सकें। और द्विवेदी जी इतनी अच्छी समीक्षा की है, उनको हम बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं, आभार प्रकट करते हैं हमारे मंच पर आकर। और इतनी अच्छी समीक्षा शायद ही कभी सुनने को मिली हो लघु कथा के बारे में, कि वह सिर्फ समीक्षा ही नहीं बल्कि लघु कथा के बारे में जो ज्ञान हमें मिलनी चाहिए वह भी उन्होंने इसमें शामिल किया। तो बहुत बहुत धन्यवाद। सच में मैं अभी यही सोच रही थी सर कि आपने ये समीक्षा करना भी हमें सिखा दिया, शायद इसीलिए सर आए हुए हैं। और आज तक ऐसी समीक्षा कभी नहीं हुई थी और मैं बहुत शर्मिंदा हो रही हूँ। मैं जो समीक्षा करती है इतनी अच्छी समीक्षा, मतलब यही होना चाहिए समीक्षा का। बहुत बहुत आभार आपका। लोगों को भी कुछ सीखने को मिला। गर्व महसूस होता है कि मैं जो चयन करता हूँ गलत नहीं होता। मैं जो चयन करके लाता हूँ और मुझे जो उम्मीद होती है उस पर पानी नहीं फिरता। आपने बिल्कुल सही कहा कि ऐसी समीक्षाएं बहुत कम, यह तो नहीं कहूँगी कोई नहीं देता, लेकिन बहुत कम देखने सुनने को मिलती है। बहुत बहुत धन्यवाद पुनः आपको भगवती प्रसाद द्विवेदी जी। एक अच्छी लोक कथा। आप बहुत भाग्यशाली है मंजू दी कि इतनी अच्छी समीक्षा आपको भगवती सर से सुनने को मिली और जो सुन रहे होंगे वो सब भी। और सबसे बड़ी बात है कि आदमी के इस व्यस्त समय में समय निकाल कर समय देना भी बहुत बड़ी बात है। और हर लोक कथाकारों या साहित्यकारों के पास यह बस की बात है नहीं। लेकिन इसके लिए भी बहुत यह समय मंजू सक्सेना जी के लिए भी सौभाग्य की बात है, हमारे लिए भी, कि उनको इतने अच्छे समीक्षक मिले जो उनकी लोक कथाओं का सही मूल्यांकन किया। ईश्वर का धन्यवाद है। बहुत बहुत धन्यवाद। और अब मैं चाहूंगा कि इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए दूसरा सत्र का आरंभ हो। इसके पहले मैं चाहूंगा कि चूंकि इस प्रथम सत्र का तो अंत एक तरह से हो ही गया है और दूसरे सत्र का आरंभ में मैं जैसा कि अपने नियम के अनुसार से थोड़ा हटकर, अध्यक्ष भी बड़ा महत्व रखते हैं किसी भी गोष्ठी के लिए, तो मैं चाहूंगा कि अब हमारे अध्यक्ष श्री भगवती प्रसाद द्विवेदी जी अपनी 2 लघु कथाओं का पाठ करेंगे। सब लोग एक करेंगे, लेकिन चूंकि हमारे अध्यक्ष हैं तो उनकी लघु कथाओं का मूल्यांकन निश्चित तौर पर होनी चाहिए। तो उनकी 2 लघु कथाओं का पाठ वे करेंगे
और उसकी संक्षिप्त टिप्पणी या समीक्षा कहिए या टिप्पणी कहिए, विचार कीजिए, वो हमारे मुख्य अतिथि डॉक्टर मंजू सक्सेना जी देंगे। भगवती प्रसाद द्विवेदी जी। धन्यवाद सिद्धेश्वर जी। मेरी पहली लोक कथा है प्रणय, शीर्षक है प्रणय। विनय जी के निवास पर अनौपचारिक रूप से चल रही कवि गोष्ठी में 5 कवियों के अतिरिक्त विनय जी का नौकर भगेलू भी वहां मौजूद था। प्रवासी जी ने जब एक प्रेम गीत सुनाया तो सभी ने उसे उनकी आप बीती की संज्ञा दी। उन्होंने भी कुछ झेपते हुए असलियत जाहिर की। हाँ भाइयों, इसी गीत के द्वारा मैंने अपनी प्रेयसी से प्रणय निवेदन किया था। वह भी भाव विभोर होकर झूम उठी थी, पर बात बनते बनते अचानक बिगड़ गई। फिर तो कवि गोष्ठी अब प्रणय परिचर्चा में परिणत हो गई। समरथ जी ने अधरों पर गुलाब खिलाते हुए कहा, मुझ पर तो एक लड़की बुरी तरह लट्टू हो गई थी, पर मैंने उसकी प्रार्थना ही अनसुनी कर दी। विकराल जी भला कब चूकने वाले थे। लगे नमक मिर्च मिलाकर सुनाने कि कैसे उनकी प्रेयसी ने उन्हें आगे बढ़ने की प्रेरणा दी और पढ़ाई लिखाई के सारे खर्च भी दिए। मगर पिताजी की मर्जी से शादी कहीं दूसरी जगह तय हो जाने के बावजूद प्रेमिका का प्रणय आज भी अपने शबाब पर है। अचानक सबकी निगाहें भगेलू पर जा टिकी। वह बस टुकुर टुकुर सबकी तरफ ताके जा रहा था। भगेलू, क्या तुमने कभी किसी से प्यार किया? प्रवासी जी ने आखिर एक सवाल उछाल ही दिया। हाँ मालिक, हम प्यार मोहब्बत इश्क विश्क जो भी करते हैं बस रोटी से करते हैं। क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है। यही कहते हैं लोक कथा का प्रभाव पूर्ण ढंग से अंत करना। बहुत बढ़िया। धन्यवाद। दूसरी लोक कथा है, शीर्षक है गुंडे। सड़क के बीचों बीच मैं खून से लथपथ होकर पड़ा था। सवारियों का आना जाना बंद था। अभी थोड़ी देर पहले मैं एक 2 मंजिली बस में बड़ी मुश्किल से चढ़ पाया था। इधर बस स्टार्ट हुई थी और उधर ऊपरी मंजिल से एक महिला धक्के खाकर नीचे गिरी थी। उसकी भारी भरकम देह से मुझे एक जोरदार धक्का लगा था और मैं खिड़की से सड़क पर आ गिरा था। चारों तरफ से लोग तमाशबीन से मुझे घूर रहे थे। एक सफेद पोश सज्जन ने सहानुभूति दर्शाई। बेचारे को बड़ी चोट आई होगी। चलती बस से ही नीचे आ गिरा बेचारा। लगता है बस में किसी से हाथापाई हो गई थी। पीछे खड़े उस व्यक्ति की आंखों में संदेह झलक रहा था। मेरा पोर पोर फटा जा रहा था। अस्फुट सी कराह फूट रही थी मेरे मुंह से। तभी बड़ी बड़ी मूंछों वाले 2 व्यक्ति मेरी तरफ आते दिखे। उन दोनों पर नजर पड़ते ही भीड़ छंटने लगी। सफेद पोश सज्जन बुदबुदाते हुए खिसकते बने, दोनों साले मोहल्ले के अव्वल दर्जे के बदमाश हैं। हरामजादे आ गए अपना उल्लू सीधा करने, गुंडे कहीं के। वे दोनों करीब आकर गरजे, क्या महज सहानुभूति दिखलाने से ही यह आदमी चंगा हो जाएगा? आप लोगों को भाषण देने की आदत पड़ गई है। इस घायल आदमी को अस्पताल ले जाने की जरूरत है और आप लोग लेक्चर झाड़ रहे हैं। एक ने आकर मुझे अपनी पीठ पर लिटाया और फिर दोनों मुझे एक टैक्सी में लेकर बैठ गए। मैं बुरी तरह डर गया, यह सोचकर कि ये गुंडे
जरूर कहीं ले जाकर मेरा कत्ल कर देंगे और रुपए पैसे छीन कर चलते बनेंगे। मेरी आशा के विपरीत टैक्सी एक डिस्पेंसरी के सामने जाकर रुकी। मुझे उठाकर भीतर ले जाया गया और वहां मरहम पट्टी हुई, इंजेक्शन लगाए गए। बिल्कुल स्वस्थ हो जाने पर मैं उन्हें दवा दारू में लगे पैसे देने लगा, मगर उन्होंने लेने से इनकार कर दिया। टैक्सी में बैठते हुए मैं हाथ जोड़कर बोला, मेरी समझ में नहीं आता कि मैं किन शब्दों में आप लोगों को धन्यवाद दूं। आप दोनों मुझे भगवान के द्वारा भेजे गए दूत से प्रतीत होते हैं। हाँ, आप लोगों ने अपना नाम पता तो बताया ही नहीं। कैसी बात करते हैं साहब, यह तो हमारा फर्ज था, पहले ने हाथ जोड़कर कहा। दूसरा ने होठों पर फीकी मुस्कान लाई। हमारा नाम पता क्या हो सकता है साहब? अनाम, केयर ऑफ फुटपाथ ऑफ कोलकाता। टैक्सी चल दी। मैं समझ नहीं पा रहा था कि गुंडे ये दोनों आदमी थे अथवा वे तमाशबीन लोग। क्या बात है, क्या बात है। बहुत बहुत गुंडे धन्यवाद। कौन थे? बहुत बढ़िया। इसी को कहते हैं एक प्रभावकारी ढंग से लघु कथा का अंत करना। हम इस तरह की लघु कथाओं को पढ़कर सुनकर ही हम एक लघु कथा का जो सवाल हमारे भीतर उठता है कि इसका अंत कैसे हो, संवाद कैसी होनी चाहिए, ये सारी बातें आ जाती है। तो हम बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं भगवती प्रसाद द्विवेदी जी को इतनी अच्छी लघु कथा प्रस्तुत करने के लिए। और अब इस पर समीक्षात्मक टिप्पणी संक्षिप्त में हमारे मुख्य अतिथि डॉक्टर मंजू सक्सेना जी देंगे। जी धन्यवाद सिद्धेश्वर जी। बहुत सुंदर लघु कथाएं दोनों ही, और ये बिल्कुल चित्रात्मक लघु कथाएं हैं जिसमें कि हमारे लेखक ने जो वर्णन किया, जो भी मतलब शुरू आरंभ से अंत तक जैसे हमारी आंखों के सामने वो चित्र खिंचता चला जाता है कि क्या हो रहा है। हम भी बस में पहुंच जाते हैं, बस के पास उन गुंडों के सामने पहुंच जाते हैं, और इसी तरह से उसमें प्रणय में भी हम उसी महफिल में पहुंच जाते हैं जहाँ की ये वार्ता चल रही है प्रणय के ऊपर। ये प्रणय जो आपकी लघु कथा है बहुत अच्छा व्यंग है एक, कि गरीब के लिए तो उसकी प्यार मोहब्बत सबसे पहली प्रायोरिटी उसकी रोटी होती है। उस अमीर के लिए ये सब चौचलेबाजी है कि इससे इश्क करना, उससे मोहब्बत करना, लेकिन गरीब के लिए तो सबसे उसका इश्क तो सिर्फ एक प्यार कह लीजिए, चाहे आवश्यकता कह लीजिए, हर एक चीज उसको रोटी में ही दिखाई देती है, क्योंकि रोटी ही एकमात्र उसके जीवन यापन का साधन। उसको वही मिलनी मुश्किल है। लोगों को प्यार मोहब्बत मिलना मुश्किल होता है, वो ठुकरा रहे हैं, कोई किसी को कोई दूसरा खर्च कर रहा है, प्रेरणा दे रहा है, लेकिन गरीब को ना तो कोई प्यार करता है, ना वो अफोर्ड कर सकता है इस मोहब्बत के जो ये चोचलेबाजी है, ये शोशेबाजी है। तो उसको तो बस रोटी कमाने ही, उसको सुबह से शाम तक रोटी कमाने का याद रहता है। बहुत अच्छा व्यंग है और बहुत ही अच्छी तरह से आपका प्रस्तुतिकरण भी बहुत सुंदर है। वैसे तो मैं आपके लिए कुछ भी आपकी लोक कथाओं के लिए बोलना एक सूरज को दीपक दिखाने जैसा है और शायद पता नहीं मेरी समीक्षा भी, क्योंकि सिद्धेश्वर जी ने कहा तो मैं अपनी उससे कर दे रही हूँ, लेकिन आप क्योंकि बारीकियां जानते हैं जब लघु कथा की, तो आपकी लघु कथा में तो कहीं कोई गलत होने का संभावना ही नहीं है। तो ये जो लघु कथा मुझे बहुत पसंद आई, प्रणय भगेड़ू की जो रोटी उसने कहा, आखिरी जो पंच लाइन है वो वास्तव में बहुत प्रभावशाली है। और दूसरी गुंडे, जो कि एक जैसा कि कहा जाता है कि विसंगतियों की कोख से लघु कथा का जन्म होता है। तो एक तरफ मतलब देखा ये जाता है कि कोई सभ्य और सज्जन इंसान होगा, या जो अच्छे एक वेशभूषा में है, जो शरीफ दिखने वाला, वो हमारी मदद करेगा। लेकिन अंत समय में आपने ये दिखाया कि जो जिनको लोग गुंडे कह रहे थे,
और जो अपनी वेशभूषा से भी गुंडे लग रहे थे वाकई में, और उन्होंने उस जो घायल व्यक्ति था उसकी मदद की, और सिर्फ मदद ही नहीं की, उसके अस्पताल पहुंचा के उसके मरहम पट्टी कराई, उससे बल्कि पैसे भी नहीं लिए। ये बहुत बड़ी एक विसंगति है कि एक तरफ अच्छे लोगों की एक तस्वीर होती है कि जो अच्छे मदद करेंगे, और एक तरफ गुंडों की तस्वीर ये होती है कि नहीं, वो तो गुंडे ही करेंगे कुछ, उनको देख के ही डर लगता है। लेकिन उसमें जो लघु कथा है उसमें आखिर में सब चीज पलट गई। वही लघु कथा की विशेषता है मेरे ख्याल से। तो उसकी पंच लाइन भी बहुत सुंदर है। मैं आपको इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ, बहुत बधाई देती हूँ। बहुत सुंदर लघु कथाएं। अगली बार भी हमें आपकी ऐसी लघु कथाएं सुनने को मिले, यही जी आदरणीय सिद्धेश्वर जी, जी शायद आपको मालूम है कि मुझे कहीं जाना है, अगर मैं पढ़ दूं तो बुरा न माने, कौन बोल मुझे रहे हैं? पता है। कौन बोल तो रहे साहब हाँ हैं? जी, जी नहीं उनको मालूम है। आज सुषमा मुझे जी बोलिए मुक्ता ना। जी के एक कार्यक्रम में जाना है, अच्छा अच्छा। तो ऐसा तो आपको नहीं बता कहते, देते ऐसा तो हैं। हम लोग जैसे जैसे नाम मिलता है उस तरह से बुलाते हैं, लेकिन नहीं अगर तो अध्यक्ष महोदय का, यदि आप तो अध्यक्ष समय दे महोदय दे यदि पढ़ने इजाजत के दें लिए तो तो बहुत कृपा हुई। हमारे अध्यक्ष इसीलिए महोदय जैसा अगर आदेश दें। आप बताएं, हमें कोई नहीं, दिक्कत नहीं है, जैसा आप कहें आदेश दें वैसा करें। ना ठीक है, को पढ़वा दीजिए। चलिए बहुत बहुत ठीक है, मैं धन्यवाद। अपना पढ़ सुषमा देती हूँ। जी एक चर्चित लोक कथाकार लेखिका रही हैं, और तमाम व्यस्तताओं के बीच भी हमारे बीच उपस्थित हुई है, इसके लिए उनको बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। और अभी आप सुन रहे थे भगवती प्रसाद द्विवेदी जी की लोक कथा पर डॉक्टर मंजू सक्सेना ने त्वरित समीक्षा दी। हम लोग समीक्षा क्या होता है, हम लोग यहाँ पर एक दूसरे की प्रतिक्रिया देते हैं। पाठकों की प्रतिक्रिया बहुत महत्व रखता है उन समीक्षकों की अपेक्षा जो चीड़ फाड़ करना शुरू कर देते हैं। हम उसको क्या महसूस किए, लोक कथा पढ़े तो उस समय हम कैसा अनुभव किए, ये ज़्यादा महत्व रखता है। क्योंकि कोई भी पाठक किसी भी रचना को, चाहे वो कविता हो चाहे लोक कथा हो, सुनकर ही उस अभिव्यक्ति को जो प्रकट करता है, मुझे लगता है वो समीक्षा से कोई कम नहीं होता है। चलिए बहुत बहुत जी धन्यवाद मंजू सक्सेना जी। और यह दूसरे सत्र का आरंभ हो चुका है, और मैं चाहूँगा कि प्रत्येक 3 लघु कथाओं के बाद मैं अध्यक्ष को आमंत्रित करूँगा, क्योंकि समय भी कम है और लोक कथाकार कुछ अधिक है। तो 3-3 लोक कथाओं को पर बहुत संक्षिप्त में हमारे द्विवेदी जी केवल इंगित करेंगे कि लोक कथा में यदि कोई दोष है तो क्या है, और नहीं तो अच्छा है तो क्यों है, बस इतना ही भर, ताकि समय कम लगे और अधिक से अधिक लोक कथाएं पढ़ी जा सके। तो हम 3-3 लोक जी कथाकारों के बाद हम अध्यक्ष को आमंत्रित करेंगे उस पर टिप्पणी के लिए। तो पहली बार उनकी अनुमति से मैं सुषमा जी को आमंत्रित करता हूँ कि कृपया आप आएँ और अपनी एक लोक कथा का पाठ करें। जी, मैं अपनी लघु कथा शुरू कर रही हूँ। मेरी लघु कथा का शीर्षक है संदेह। कॉलेज से आते ही बेटी मोबाइल पर लग गई। उसके चेहरे पर कभी शर्मिलापन, तो कभी पश्चाताप के, तो कभी चिंतन के भाव उभर रहे थे। वो धीरे धीरे बात कर रही थी। माँ कान लगाए हुई थी। माँ को आजकल के समाज में चल रहे आलतू फालतू प्रचलन के ऊपर बहुत गुस्सा आ रहा था। रोज डे, वैलेंटाइन डे, चॉकलेट डे, क्या क्या पता नहीं सब होता है। सब किसी खास दिन मनाने के लिए है क्या? बच्चों को बिगाड़ने में मोबाइल टीवी की भूमिका कम है क्या? ऊपर से यह सब आग में घी का काम कर रहे हैं। बेटी कहती जा रही थी, मुझे माफ कर दो, हम दोनों से ही गलतफहमी हुई है। इतने दिनों से मैं तुझसे बात किए बिना किस तरह से जी रही